होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। चलिए आइए देखते हैं। बिहार आयुष डॉक्टरों ने वापस लिया होम आइसोलेशन में जाने का फैसला। सरकार से की थी ये मांगे। तो इनकी मांगों में आपके प्रश्न हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए थे कि क्यों नहीं अभी काउंसलिंग हो रहा है, या कोर्ट के क्या आदेश हैं, या फिर आपने ये पूछा था कि वैकेंसी कब आएगी। तो चलिए आइए देखते हैं, इसमें सारी बातें हैं। दरअसल जो भी जितने डॉक्टर्स थे जो आइसोलेशन में जाने वाले थे, होम आइसोलेशन में, उन्होंने सरकार से कुछ मांगे की थी। उन मांगों को चलिए आइए विस्तार से देखते हैं। राज्य के संविदा पर बहाल आयुष डॉक्टरों ने 15 मई से प्रस्तावित होम आइसोलेशन पर जाने का निर्णय वापस लिया है। ठीक है। आयुष मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर जयशंकर प्रकाश ने शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में हड़ताल वापस लेने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राज्य आयुष समिति में विशेष सचिव स्वास्थ्य विभाग अरविंद सिंह के साथ आयुष मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन और आरबीएस के संगठन के साथ आयुष चिकित्सकों के सभी मुद्दों पर वार्ता हुई। तो चलिए आइए वो वार्ता को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप जानते हैं कि 3270 चिकित्सकों की बहाली होने वाली थी, और इसी पे उन्होंने क्या आश्वासन दिया है ये देखिए। दरअसल ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 3270 चिकित्सकों की बहाली में तकनीकी कठिनाइयों को जल्दी दूर किया जाएगा। टेक्निकल आयोग हाई कोर्ट के निर्देशानुसार 12 वर्ष उम्र सीमा में छूट के लिए स्वास्थ्य विभाग से पूछा था। उसका जवाब भी अगले 4 से 5 दिन में चला जाएगा। ठीक है। तो ये जो है आप समझ रहे हैं, 12 वर्ष की उम्र में छूट का मुद्दा अभी भी वैसे ही है, जिससे आगे की प्रक्रिया जैसे कि फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि अभी बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग अभी बहुत दूर है। अभी फॉर्म भराया जाएगा। जो लोग छूट गए, जो 12 वर्ष की मतलब जो छूट नहीं जिनको मिल पाया, उनको छूट मिलेगा, और उसके बाद फिर फॉर्म भराया जाएगा। तो अभी बहुत टाइम है। ठीक है। तो उन लोगों को फॉर्म भरने के लिए कहा जाएगा। फिर इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलेगा, तब जाके फिर वो लोग समझिए 1 महीना 2 महीना बाद जो है आपका काउंसलिंग का नंबर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरा मुद्दा 65,000 प्रति माह मानदेय देने पर बात हुई। इसको लेकर उन्होंने कहा कि इससे करने के लिए ऊपर लेवल पर 2-3 बार बात हो चुकी है, क्योंकि विधानसभा में मामला उठा था, जो कि प्रक्रिया में लेट हो गया है, और उसका मुख्य कारण कोरोना है। तीसरा मुद्दा जो था, यानी कि आप समझे कि कोरोना के कारण जो है 65,000 वाला जो बात है वो रह गया बाकी, और उसको आगे नहीं बढ़ा सके, और पैसे देने में लेट हो गई। समझ में नहीं आता है कोरोना क्या क्या करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस तीसरे मुद्दे को। तीसरा मुद्दा जो है, संविदा पर कार्यरत आयुष चिकित्सकों को स्थायी किया जाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दरअसल संविदा पे जितने आयुष चिकित्सक बहाल हुए हैं उनको स्थायी करना एक मुद्दा तो है ही, और ये बहुत मुश्किल भी है। इस पर उन्होंने कहा कि नियमित करने के लिए ही टेक्निकल आयोग भेजी गई है। आप समझ रहे हैं, ये देखिए, नियमित करने के लिए ही टेक्निकल आयोग भेजी गई है। तो अगर ये बात नियमित करने के लिए है और टेक्निकल आयोग इसे भेजा गया है, तो ये बताइए कि फिर फ्रेशर्स तो आएंगे ही नहीं। आप तो उन्हीं को फिर टेक्निकल आयोग में भेज के उनको आप परमानेंट कर रहे हैं, राइट। फ्रेशर्स के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, और लगता नहीं कि ये सरकार कुछ भी करने के मूड में है। बिहार के बहुत सारे लोगों ने मुझसे मांग की थी कि भाई आप वीडियो बनाइए इस पे, तो मैंने सोचा कि अब न्यूज़ में भी आ गया है ये चीज़, तो ज़रूर वीडियो बनाओ। तब संगठन की ओर से कहा गया कि जो चिकित्सक नियमित नियुक्ति के लिए उम्र सीमा के कारण फॉर्म नहीं भर सके, उनको मौका दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि वैसे भी जो नियमित होने से वंचित रह गए हैं वे संविदा पर तो रहेंगे ही, और जैसे पद खाली होता है तब तब RBS के मेन स्ट्रीम ऑफ आयुष के खाली पदों पर पुनः संविदा पर बहाली होगी, क्योंकि उसका बजट भारत सरकार से आता रहेगा और प्रोग्राम बंद नहीं होगा। फिर भी वंचित रह चुके चिकित्सकों के लिए प्रधान सचिव से बात करेंगे। तो पूरा यहाँ पे खेल कुछ इस तरीके का है कि देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो टेक्निकल आयोग में जो भी है कंडीशंस, ये इन लोगों का कहना है कि हमें परमानेंट किया जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई परमानेंट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि संविदा पे बहाली हुई है आपकी, तो आपको टेक्निकल आयोग से ही आप परमानेंट हो सकते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर थी। और अब जो बात है वो ये है कि जो लोग रह गए हैं उनके लिए कहा गया है भाई आप तो संविदा पे ऑलरेडी काम कर ही रहे हो, फिर आपको तो परमानेंट करने की बात नहीं, आप कैसे हम आपको परमानेंट करें। 12 साल की उम्र सीमा पे छूट भी दी गई थी। चलो वो भी ठीक है। अब सुनिए क्या है, ये सारी बातें तो समझ में आ गई। दरअसल खाली पद अगर बच जाएंगे तो उनको बहाली वहाँ पे हो जाएगी, राइट। तो ये आप समझिए कि ये पूरा जो है ये उन्हीं लोगों को बहाल करने की प्रोसेस है जो ऑलरेडी बहाल हैं, जो संविदा पे हैं, उन्हीं के लिए दरअसल टेक्निकल आयोग में ये पूरा प्रोसेस हुआ था। इस बात को ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं ये खोल रही है। ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ये फालतू में फ्रेशर्स से फॉर्म भराया गया है। दो आप सोचिए कि 2 महीने एक्स्ट्रा किया गया है कि फॉर्म भर दो, फॉर्म से जो पैसा आएगा वो तो भाई अच्छा ही है, उसको उसमें क्या दिक्कत है, फॉर्म से पैसा ले लेना है और उसके बाद फिर फ्रेशर्स को लेना ही नहीं, ठीक है। जो भी लेंगे हम उन्हीं संविदा कर्मियों को लेंगे। तो फिर संविदा कर्मियों सीधा लिख देना था ना कि संविदा कर्मियों के लिए ये बहाली आई है, कृपया वो ही भरें। हाँ, खैर चौथा मुद्दा जो आयुष चिकित्सकों का कोरोना संक्रमण में कार्य अवधि के दौरान निधन हो गया है उनसे जुड़ा था। उस पर कहा गया कि प्रधानमंत्री कल्याण पैकेज योजना के अंतर्गत किसी को भी 50 लाख की राशि एकमुश्त मिलती है, यानी कि 50 लाख जो प्रधानमंत्री का जो कल्याण पैकेज योजना था उसके तहत जो था वो 50 लाख रुपए मिलना था अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो इस पर क्या कहना था वो सुनिए। उनके पेपर्स के साथ साथ आप अपने सभी चिकित्सकों से फॉर्म भरवा कर PHC से CA उसके बाद राज्य स्वास्थ्य समिति को भेजें, एक सेट राज्य आयुष समिति को भेजें। इस पर प्रधान सचिव से बात करेंगे। मतलब इतना प्रोसेस करने के बाद भी आप प्रधान सचिव से बात ही करेंगे। आपने ये नहीं कहा कि हाँ आगे हम इसमें पैसे देंगे या उनकी फैमिली को कुछ मिलेगा। चलिए आइए 5वें मुद्दे की बात करते हैं। 5वें मुद्दे में ये कहा गया है कि स्थायी चिकित्सकों की भांति संविदा पर कार्यरत आयुष चिकित्सकों को भी मरणोपरांत पारिवारिक पेंशन और नौकरी दी जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि होना ही चाहिए, और स्पेशली संविदा पे बहाल सभी लोगों के साथ ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पर राज्य सरकार के स्तर पर ही निर्णय हो सकता है। जब राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय हो सकता है तो फिर टेंशन क्या है, आप लीजिए, आप एक्शन लीजिए। देखिए अब क्या एक्शन होता है, इस पर तो ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया है, और ये दरअसल एक न्यूज़ कटिंग है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। 6ठा मुद्दा, सभी संक्रमित चिकित्सकों के लिए राज्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में इलाज के लिए कुछ बेड आरक्षित किए जाने को लेकर था। इस पर उन्होंने कहा कि सभी विभाग के संगठन की मांग प्रधान सचिव से लेकर की गई है। तो देखो क्या है कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है वो है चिकित्सक जितने हैं उनको बेड तो मिलना ही चाहिए, वरना बेड ऐसे भी बेड बहुत मुश्किल से मिल रहा है, राइट। एक भी मतलब इतनी मुश्किल है कि क्या कहूँ।
3-4 जगह आदमी घूम आता है, उसके बाद भी उसे बेड मिलता नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बहुत सारे कंडीशन। हमारे बिहार में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, मगर यहाँ कालाबाजारी स्टार्ट हो गई है। और जो कालाबाजारी को कोशिश कर रहे थे ठीक करने के लिए, तो वो तो जेल उनको हो गया। खैर जो भी हो, तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि 13 करोड़ आबादी है हमारे, जो बिहार का राज्य है उसमें 13 करोड़ आबादी है, और आईसीयू बेड जो है वो 1500 है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम किसी स्पेशल के लिए उसको आरक्षित कर दें। यहाँ अगर कोई मतलब मंत्री भी बीमार पड़ता है तो हमें उसे पारस भेजना पड़ता है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले यहाँ पे एक मंत्री का निधन हो गया था, जिनको आईसीयू बेड और सारी फैसिलिटीज़ नहीं होने के कारण और कोरोना और इतना कुछ होने के कारण उनको पारस में एडमिट किया गया था, पटना पारस में, और फिर उनका निधन हो गया। बाद में पता चला कि वो कोरोना से पीड़ित थे और उनका निधन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप खुद देखिए ना, सरकार अपने ही आदमी को भेजती है कि आप भाई प्राइवेट में करा लीजिए, क्योंकि हमारे पास तो अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आप समझिए कितनी ख़राब कंडीशन है। ऐसे में अगर आप होम आइसोलेशन में चले जाते हैं डॉक्टर्स, तो फिर सरकार क्या करेगी, वो तो और फंस जाएगी। खैर वार्ता के दौरान प्रधान सचिव से बात कर श्री सिंह ने कहा कि सभी मांगों पर कार्रवाई की जाएगी और वार्ता के बाद सभी डॉक्टरों से पूर्व की भांति कार्य करने का निर्णय लिया गया। तो ये तो था पूरा प्रोसेस, पूरा जानकारी मैंने आपको दिया। लेकिन जो मुद्दा मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगा वो ये था कि अगर आप सभी कह रहे हैं कि हमें वैकेंसी चाहिए, ये बहुत ख़राब और क्रिटिकल कंडीशन है अभी। ठीक है, वैकेंसीज चाहिए आपको जाना है, आपको नौकरी करनी है, आपको सेवा करनी है, अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको बेड मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। आप हो सकता है हॉस्पिटल के बाहर दम तोड़ दें। जो रियलिटी है वो रियलिटी, क्या करें, आदमी उससे प्रायोरिटी दे जो आम आदमी है, या फिर उसे जो चिकित्सक है। संक्रमित तो सभी हो रहे हैं। अब दूसरी बात जो ये है कि उनके परिवार को पेंशन देना चाहिए, नौकरी देनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि वो एक अकेला आदमी हो उस घर में जो कमाता हो। तो ये सब चीज़ों को सोच के आपको आगे बढ़ना चाहिए, और पेंशन और नौकरी देना इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। आइए आगे देखते हैं कि और कौन से मुद्दे हैं जिन पे मैं बोलना चाहूँगी। तो मैं बोलना चाहूँगी कि इलाज को लेके जो कहा गया कि हमें भी 1500 आईसीयू बेड में एक बेड मिल जाए, तो ये नहीं हो सकता, ये तो मैं भी मानती हूँ। लेकिन 1500 आईसीयू बेड को बढ़ाया जा सकता है। और एक बात जो इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है कि ज़रूरी है, मुझे सबके साथ इस बारे में चर्चा करनी चाहिए, वो है वैक्सीनेशन। ठीक है, ये सारे मुद्दे तो एक मुद्दे हैं ही। मरने के बाद जो 50 लाख की बात की गई थी ना, उस पे भी बताइए, इतने सारे फॉर्म भरिए, ये कीजिए वो कीजिए। खैर, वैक्सीनेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, पहली चीज़। मगर वैक्सीनेशन सबको लगाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन बिहार राज्य जो है, बिहार राज्य या फिर आप किसी और यूपी को ले लीजिए, दिल्ली को ले लीजिए, सबको वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। ये मुहिम छेड़ दी है उन लोगों ने, और वैक्सीनेशन आपकी है नहीं होती। वैक्सीनेशन की ज़रूरत क्या है? वैक्सीनेशन की तब ज़रूरत पड़ती है जब आपको पता हो कि कितने लोग कहाँ मर रहे हैं। आप जितना डेटा है छुपा रहे हैं, आप डेटा क्यों छुपा रहे हैं? डेटा मत छुपाइए, राइट। डेटा नहीं छुपाने से क्या होता है, देखिए डेटा अगर आपके पास है तो आपको पता चलेगा कि किस ज़िले में सबसे ज़्यादा संक्रमित लोग हैं, तो उस ज़िले को आप सीज करेंगे, आप उस ज़िले में लॉकडाउन लगाएंगे। ज़िले में लॉकडाउन लगाने के बाद आप जितने संक्रमित हैं उनके आस पड़ोस में जो भी रहते हैं उनको टीकाकरण कीजिए। आप सब कम्युनिटी को टीकाकरण कर देंगे तो क्या हम कोरोना मुक्त हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। कोरोना मुक्त होना इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि आपने कुछ एसेंशियल स्टेप्स उठाए ही नहीं। पहली एसेंशियल स्टेप क्या थी कि पहले अगर केसेस आ रहे थे कहीं से, तो
बिहार सरकार की बात नहीं कर रही मैं, बात कर रही हूँ केंद्र सरकार की। उनको ये डिसीजन लेना था कि उनको एक एरिया को सील करना था, वहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करना था और सबको वैक्सीनेट कर देना था, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखते हुए। अब यहाँ पे क्या है कि आपको वैक्सीनेशन लेना है, आप 18 साल के ऊपर के हैं, क्योंकि अब तो क्या है कि सेकेंड वेव में क्या हुआ है कि जो जो भी 18 से लेके स्पेशली 30 to 45 50 के लोग जो हैं वो मर रहे हैं, और आपने क्या वैक्सीनेशन दिया, आपने 45 से अब को वैक्सीनेट किया है। तो जो 44 है वो उन लोगों की मौत की खबर आ रही है, 44 42 30 35 तो या फिर 25, तो ये लोग जितने हैं उनकी मौत की अगर खबर आई, आप बोलिए कि क्या कंडीशन होगी। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि जहाँ से न्यूज़ आ रही है, जहाँ के लोग ज़्यादा मर रहे हैं उनको वैक्सीनेट किया जाए। तो उनको आपको वैक्सीनेट नहीं करना, आपको पूरे बिहार को आप लगाएंगे, पूरे यूपी को लगाएंगे, पूरे दिल्ली को लगाएंगे, तो क्या फ़ायदा। अगर आप इस तरीके से पूरे सबको ही लगा दीजिए अगर आप वैक्सीनेशन, तो भी आप ये नहीं दावा कर सकते हैं कि हाँ कोरोना मुक्त हो गया, राइट। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए था सरकार को, सरकार ने नहीं रखा, और उसका नतीजा ये है कि आज हम इतनी बड़ी आबादी वाले, देखिए आप यहाँ पे साफ साफ देखिए ये लिखा गया है राज्य का 13 करोड़ आबादी है, बिहार राज्य का 13 करोड़ आबादी है, बाकी लोगों का सोचिए आपकी कितना ज़्यादा आबादी हो सकता है ना। तो 13 करोड़ आबादी वाले राज्य में आप 13 करोड़ वैक्सीनेशन लेके आएंगे तब तो होगा। वो भी आंकड़ा आपका अभी का नहीं है, 2011 का आंकड़ा है आपके पास कि 13 करोड़ की आबादी है, राइट। अगर आप अभी फिर से एक जनगणना प्रोग्राम स्टार्ट करें तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा आबादी बढ़ चुकी है। तो 13 करोड़ वैक्सीनेशन भी अगर आप कलेक्ट कर लेते हैं तो भी बहुत मुश्किल है। दरअसल हर राज्य में मुश्किल से 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ वैक्सीनेशन आ रहे हैं, और आप 18 साल की उम्र के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, कैसे करेंगे आप वैक्सीनेट, बहुत मुश्किल है ना। और उसके बाद कौन सी वैक्सीनेशन लगाएं, सबको यही है, अरे वो स्पुतनिक आ गया वो लगा लें क्या, कोवैक्सीन आया हुआ है तो वो लगाएं, या फिर कोविशील्ड। तो मेरे ख्याल से कोविशील्ड बेस्ट है क्योंकि वो ट्रायल हो चुका है, और स्पुतनिक भी बहुत बढ़िया है, मगर कोवैक्सीन मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें डाउट है, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। यहाँ देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे साफ साफ संगठन की तरफ से जो भी मांगे हुई थी, जो भी आयुष डॉक्टर ने कहा था कि हम होम आइसोलेशन पे चले जाएंगे, भाई आप हमारी मांगे नहीं पूरी कर रहे हैं, आप हमें नियमित नहीं कर रहे। नियमित तो देखिए स्थायी करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप संविदा पे बहाल होते हैं। और एक बात यहाँ पे कही है जो मुझे कहनी चाहिए आप लोगों से, कि जो भी पद खाली होंगे, ठीक है, ये देखिए आयुष के खाली पदों पर पुनः संविदा पर बहाली होगी। तो जो भी संविदा पर बहाल थे वो चले जाएंगे भाई परमानेंट जॉब करने के लिए। उसके बाद जो बच्चे बच जाएंगे होम्योपैथी के, आयुर्वेदा के, यूनानी के, उनको कहा जाएगा कि भाई जल्दी जल्दी फॉर्म भरो, संविदा पे बहाली होगी, इसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा। सो बी प्रिपेयर, हो सकता है एग्ज़ाम लिया जाए, ये बहाली वैसी ना हो। लेकिन हाँ दरअसल बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि आपने कहा था कि इंटरव्यू बेसिस पे एग्ज़ाम होगा। देखिए मैं बताती हूँ दरअसल हुआ क्या। जो जगह पे ये डॉक्टर्स जो हैं सारे के सारे आ गए, जो भी MBBS डॉक्टर थे, उनको लगा कि हम जॉब कर लेते हैं और उसके बाद हमसे काम तो लिया जाएगा नहीं। आयुष डॉक्टर तो ऑलवेज़ रेडी रहते हैं काम करने के लिए, लेकिन 1 साल की जो वैकेंसी आई थी ना, वो सब जो है MBBS ले गए। दूसरी बहाली जो है एक और आने वाली थी, दरअसल 2000 कुछ लोगों की, उसमें भी MBBS को ही लिया जाएगा। एक और बहाली आएगी आयुष के लिए, स्पेशली आयुष और डेंटल के लिए, ठीक है। उसमें कहा जा रहा है कि
वो 1 साल के लिए होगी और वो ली जाएगी। दरअसल क्या है, मई के आखिर में बिहार में पीक पकड़ेगा। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो डेथ रेट सब कुछ कम कर दिया गया है, तो 25 तारीख तक लॉकडाउन भी कर दिया गया है। लोग मरेंगे तो घर में मरेंगे, आप आ ही नहीं सकते हॉस्पिटल तक, बहुत सारी कंडीशंस हैं। कई लोग घरेलू उपचार कर लेते हैं, भाई बिहार राज्य में तो हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है तो हम घर ही में इलाज कर लेते हैं। देखिए ये सब मत कीजिए, आप चेक करवाइए, राइट, चेक कराना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर आप जो भी लीजिए, आप होम में आप घर ही में का होम आइसोलेशन लीजिए या जो भी लीजिए। बिहार के दरअसल एक ज़िला है, यस, एक गांव के बारे में बताया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। दरअसल कैमूर का है वो गांव, जहाँ पे इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों की मृत्यु हुई है कि कंडीशन बहुत ख़राब है बिहार की। आप सबसे निवेदन है कि आप सभी घर में रहें, अच्छे से रहें, और बहाली निकलेगी तो मैं आपको बताऊंगी ही, आप ज़रूर अप्लाई करें। ऑल द बेस्ट। और आप समझ गए होंगे कि कोर्ट का क्या फ़ैसला है। 2-3 दिनों में कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ऑल द बेस्ट।